अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 3A का क्वेश्चन नंबर 7। तो मेरे पास ये थिंक न्यू सिलेबस मैथमेटिक्स की बुक 2 है और उसका ये चैप्टर नंबर 3 चल रहा है। मैंने इस चैप्टर के नेम से एक सेपरेट प्लेलिस्ट बनाई हुई है, उसका लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है ताकि आप लोगों को इस चैप्टर से रिलेटेड तमाम सोल्यूशंस एक जगह पर आसानी से इसी प्लेलिस्ट में मिल सकें। इसके अलावा आपको डिस्क्रिप्शन में मेरे सोशल अकाउंट्स के लिंक यानी मेरी फेसबुक प्रोफाइल, मेरी इंस्टाग्राम प्रोफाइल और मेरा ईमेल आईडी भी मिल जाएगा। आप इन्हीं अकाउंट्स के थ्रू अपने क्वेश्चंस को, सजेशंस को मुझ तक भी पहुंचा सकते हैं। तो आइए स्टार्ट कर लेते हैं हम क्वेश्चन नंबर 7 को। तो हम इसकी स्टेटमेंट को रीड करते हैं, समझते हैं, फिर पार्ट नंबर ए से स्टार्ट लेंगे। तो यहाँ पे लिखा हुआ है सॉल्व ईच ऑफ द फॉलोइंग इनइक्वालिटीज। तो आपको कहा जा रहा है कि आपने इन तमाम इनइक्वालिटीज को सॉल्व करके दिखाना है, रिप्रेजेंटिंग ईच सोल्यूशन ऑन अ नंबर लाइन। और इन इनइक्वालिटीज को सॉल्व करने के बाद इनके सोल्यूशन को नंबर लाइन के ऊपर भी रिप्रेजेंट करके दिखाना है। यानी आप सबसे पहले इन इनइक्वालिटीज को सॉल्व करेंगे और उसके बाद इसके सोल्यूशंस को नंबर लाइंस के ऊपर रिप्रेजेंट भी करके दिखाएंगे। तो आइए स्टार्ट लेते हैं हम ए वाले पार्ट से। तो ए वाले पार्ट में हमारे पास लिखा हुआ है, जो इनइक्वालिटी गिवन है वो है 2p - 1/3, आगे ग्रेटर देन का सिंबल है, उसके बाद लिखी हुई एक फ्रैक्शन जो कि है 7/11। अब हमने इस इनइक्वालिटी को सॉल्व करना है। किसी भी इनइक्वालिटी को सॉल्व करना हो, इसका मतलब होता है उसमें जो अननोन है उसकी वैल्यू को फाइंड आउट करना। तो इस इनइक्वालिटी में ये p अननोन है, इसकी वैल्यू को आपको फाइंड आउट करके दिखाना होगा। तो जो अननोन होता है हम हमेशा उसको आइसोलेट करना होता है, उसके साथ जो कोफिशिएंट लिखा होता है उसको रिमूव करना होता है, कोई टर्म उसमें ऐड सब्ट्रैक्ट हो रही हो उसको रिमूव करना होता है। ये तमाम प्रोसीजर हम स्टेप बाय स्टेप करते हैं ताकि हमारा एट द एंड जो है ना p जो है या जो अननोन है वो एक तरह का आइसोलेट हो जाए और हम उसकी वैल्यू बता सकें। तो यहाँ पर हम कैसे स्टार्ट करेंगे, आप देख सकते हैं इस इनइक्वालिटी के दोनों तरफ आपको फ्रैक्शंस की फॉर्म में चीजें मेंशन नजर आ रही हैं। तो जब भी आपके पास इनइक्वालिटी में फ्रैक्शंस की फॉर्म में टर्म्स मेंशन्ड हो तो उधर एलसीएम वाली अप्रोच से इनइक्वालिटी को बड़ी आसानी से सॉल्व किया जा सकता है। आपने क्या करना है, इन तमाम फ्रैक्शंस के डिनोमिनेटर्स का आपने एलसीएम निकालना है। अब यहाँ पे जो फ्रैक्शन लिखी हुई है अगर आप देखें इसमें डिनोमिनेटर में 3 मेंशन्ड है, इधर जो फ्रैक्शन लिखी हुई है इसमें डिनोमिनेटर में 11 मेंशन्ड है। तो आप क्या करेंगे, आप सबसे पहले 3 और 11 का एलसीएम फाइंड आउट करेंगे। अब एलसीएम फाइंड आउट करना आपको आता है लैडर मेथड से भी, प्राइम फैक्टराइजेशन से भी, वो आपकी मर्जी है, आप कैसे भी फाइंड आउट कर सकते हैं। लेकिन एक रूल या आप इसको ट्रिक भी कह लें, याद रखिएगा कि जब भी किसी ऐसे दो नंबर्स का एलसीएम फाइंड आउट करना हो जिनका कॉमन फैक्टर सिर्फ और सिर्फ 1 हो, यानी कॉमन फैक्टर का मतलब होता है वो नंबर जो किसी और नंबर को कंप्लीटली डिवाइड कर रहा होता है। जैसे आप देखें 3 और 11 को कंप्लीटली डिवाइड कर देने वाला वो नंबर सिर्फ और सिर्फ 1 है, यानी 1 ही एक ऐसा नंबर है जो 3 को भी कंप्लीटली डिवाइड करता है, 11 भी। इसके अलावा कोई भी ऐसा आप कॉमन नंबर नहीं फाइंड आउट कर सकते जो 3 और 11 को कंप्लीटली डिवाइड करता हो। तो ऐसे सिनेरियो में एलसीएम निकालना बड़ा आसान होता है कि जो दो नंबर्स आपके पास गिवन होते हैं आप जस्ट इनको मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, आपका एलसीएम मिल जाएगा आपको। तो यहाँ पे 3 और 11 है, आप 3 को मल्टीप्लाई बाय 11 करें तो क्या आता है 33, यानी आपको एलसीएम मिल गया जो कि कितना है 33। अगर यहाँ पे कोई ऐसे दो नंबर्स होते जिनका कॉमन फैक्टर 1 के अलावा भी होता तब ये वाली अप्रोच वर्क ना करती। ये अप्रोच सिर्फ तभी यूज कर सकते हैं जब दो नंबर्स का कॉमन फैक्टर सिर्फ और सिर्फ 1 हो, अदरवाइज आपको प्रॉपर लैडर मेथड के जरिए ही एलसीएम फाइंड आउट करना होता है। ठीक है, तो अब हमारे पास एलसीएम जो आ गया, इससे क्या फायदा होगा, हमारे पास जो एलसीएम आता है इन फ्रैक्शंस के केस में आपने उसी एलसीएम से इन तमाम टर्म्स को, इन तमाम फ्रैक्शंस को दोनों तरफ जो लिखी होती है उनको मल्टीप्लाई कर देना होता है। तो हम यहाँ पे 33 को मल्टीप्लाई कर देंगे इस फर्स्ट वाली फ्रैक्शन से भी जो कि है 2p - 1/3, और इसी 33 को मल्टीप्लाई कर देंगे हम सेकंड वाली फ्रैक्शन से भी जो कि यहाँ पे राइट साइड पे लिखी हुई है 7/11। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा 3 1 टाइम्स 3, और आप जानते हैं 3 11 टाइम्स कितना होता है 33। तो यहाँ पे 11 बच गया और 11 मल्टीप्लाई हो रहा है 2p - 1 के साथ। तो जब भी कॉन्स्टेंट मल्टीप्लाई हो रहा है इस तरह की एक्सप्रेशन के साथ आप राउंड ब्रैकेट का यूज करेंगे। तो हम यहाँ पे राउंड ब्रैकेट लगाएंगे और उसमें लिख देंगे 2p - 1, आगे ग्रेटर देन का सिंबल, इधर 11 1 टाइम्स 11, 11 3 टाइम्स 33, और आगे आप 3 को 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 3 7 टाइम्स कितना हो जाएगा 21। यहां तक हमने कर लिया। अब आगे आपके पास दो यहां पर मेथड है सॉल्व करने के। एक मेथड तो ये है कि राउंड ब्रैकेट्स के बाहर 11 लिखा हुआ है जो कि इस पूरी राउंड ब्रैकेट से मल्टीप्लाई हो रहा है, आप इस 11 को रिमूव करें। और रिमूव कैसे करेंगे, ये मल्टीप्लाई हो रहा है तो दोनों तरफ 11 से ही डिवाइड कर दें। इस मेथड से भी आप इस इनइक्वालिटी को सॉल्व कर लेंगे। दूसरा मेथड ये हो सकता है कि आप इस 11 को इनसाइड मल्टीप्लाई करवा दें और उसके बाद इनइक्वालिटी को सॉल्व करें, इस तरह भी हो जाएगा। तो मैं यही मेथड यूज करने जा रहा हूं। मैंने इससे पिछले कोर्सेज में ये दूसरा वाला मेथड भी आपको समझाया हुआ, पहले वाला भी, तो आप वो भी देख सकते हैं, आपकी चॉइस है। तो जब भी राउंड ब्रैकेट्स हम ओपन करते हैं, बाहर लिखा हुआ जो कांस्टेंट होता है या जो टर्म होती है, आप उसको इनसाइड हर चीज से मल्टीप्लाई करवाते हैं। तो ये 11 ने इधर 2p के साथ भी मल्टीप्लाई होना है, तो मैं ब्रैकेट्स ओपन करूंगा तो 11 2 टाइम्स कितना हो जाएगा 22 और साथ p, और इस पॉजिटिव 11 को जब नेगेटिव 1 से मल्टीप्लाई करूंगा, ये पॉजिटिव है तो प्लस माइनस माइनस ही रहेगा, और 11 1 टाइम्स कितना हो जाएगा 11। ये मैंने 11 इनसाइड मल्टीप्लाई करवा दिया, आगे ग्रेटर देन का सिंबल और 21 वैसे का वैसे ही। अब मुझे स्टेप बाय
स्टेप तमाम टर्म्स को रिमूव करना है। पहले हम 11 को रिमूव करेंगे, 11 यहाँ पर सब्ट्रैक्ट हो रहा है, जो टर्म सब्ट्रैक्ट हो रही हो उसको रिमूव करने के लिए उसी सेम टर्म को दोनों तरफ ऐड किया जाता है। तो 11 यहाँ पे सब्ट्रैक्ट हो रहा है 22p में से, तो हम दोनों तरफ 11 को ऐड करवा देंगे। तो हम लिखेंगे 22p माइनस 11 प्लस 11, इधर भी 11 ऐड करवा दिया, तो और 21 में भी हम 11 क्या करवा देंगे ऐड। तो जो चीज़ सब्ट्रैक्ट हो रही होगी उसको रिमूव करने के लिए दोनों तरफ ऐड करवाएंगे। तो हमने 11 ऐड करवा दिया। अब माइनस 11 प्लस 11 से कट जाएगा, क्योंकि प्लस माइनस माइनस होता है, 11 माइनस 11 करेंगे तो 0 आएगा, तो 0 को हम लिखते नहीं, इसलिए हम कहते हैं कैंसिल आउट हो गया। तो यहाँ पे रह गया 22p, आगे ग्रेटर देन का सिंबल। अब 21 में आपने 11 ऐड कर देना है, तो ये कितना हो जाएगा, ये आपके पास हो जाएगा 32। अब देखिए p के साथ जस्ट 22 बचा है, और 22 कॉफिशिएंट है p का, इसके साथ लिखा हुआ है और मल्टीप्लाई हो रहा है। तो जो चीज़ मल्टीप्लाई हो रही है उसको रिमूव करने के लिए दोनों साइड पर उसी चीज़ से डिवाइड करवाना पड़ता है। तो 22 को रिमूव करने के लिए हम दोनों तरफ इधर भी और इधर भी 22 से डिवाइड कर देंगे। अब यहाँ पे क्या फ़ायदा होगा, 22 से कैंसिल, यहाँ पे हो जाएगा p, आगे ग्रेटर देन का सिंबल। अब यहाँ पर आप इनकी फर्दर कैंसिलेशन कर सकते हैं। 2 11 टाइम्स कितना होता है 22, और 2 16 टाइम्स कितना होता है, वो होता है 32। तो ये आपके पास हो गया 16/11। इससे ज़्यादा आप इसको सॉल्व नहीं कर सकते, यानी आपने सोल्यूशन निकाल लिया कि p की वो तमाम वैल्यूज सोल्यूशन कहलाएंगी जो कि 16/11 से ग्रेटर होंगी। अब इसी फ्रैक्शन को आप मिक्स फॉर्म में भी लिख सकते हैं, क्योंकि ये एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, ऊपर वाली वैल्यू नीचे वाली वैल्यू से बड़ी है। तो इसको आप मिक्स फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं कि आप डिनोमिनेटर वैसे लिखें, 11 वैसे ही। अब 11 कितने टाइम्स करें कि 16 के पास आ जाता है, 11 1 टाइम्स करें तो सबसे क्लोजेस्ट वैल्यू 11 ही आती है, तो 11 1 टाइम्स करना पड़ता है। 11 1 टाइम्स 11 होता है, 11 में क्या प्लस करें 16 बच जाता है, तो वो 5 है, तो वो आप यहाँ पे लिख सकते हैं। तो आप मिक्स फॉर्म में भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, इस फॉर्म में भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। मिक्स फॉर्म में हम इसलिए चीज़ों को लिख लेते हैं क्योंकि इससे हमें आइडिया हो जाता है कि ये कंप्लीट वैल्यू कहाँ पर लाई करेगी। अब देखें, जो हमने मिक्स फॉर्म लिखी है इसमें 1 लिखा हुआ है होल पार्ट के तौर पे। तो होल पार्ट का मतलब ये होता है कि अगर आप इस पूरी मिक्स फ्रैक्शन को डेसिमल फॉर्म में लेकर आएंगे तो 1 तो आएगा ही आएगा, डेसिमल के बाद फिर 5/11 के लिहाज से जो वैल्यू बनेगी वो आएगी। इससे ये आइडिया हो जाता है कि ये कंप्लीट वैल्यू 1 और 2 के कहीं दरमियान है, बिल्कुल सेंटर में नहीं है, बिल्कुल आप कह लें थोड़ी आगे हो सकती है, थोड़ी पीछे हो सकती है, लेकिन 1 और 2 के कहीं ना कहीं मिड में कहीं आती है, कहीं ना कहीं दरमियान ये वैल्यू एग्जिस्ट करती है। ठीक है, तो इससे हमें ये आइडिया हो जाता है, और हम इसको चाहे रिप्रेजेंट कर लें नंबर लाइन पे तो भी हमारा क्वेश्चन ठीक है, हम इस वैल्यू को रिप्रेजेंट कर लें तो भी हमारा क्वेश्चन ठीक है। तो आपने कंफ्यूज नहीं होना कि हमने इस वैल्यू को रिप्रेजेंट करना है या इसको करना है, आप जिस मर्जी को रिप्रेजेंट कर लें, आपका जो आंसर है वो जो नंबर लाइन जो आपने बनाई होगी, जो रिप्रेजेंट किया होगा, वो बिल्कुल ठीक माना जाएगा। तो हम क्या करेंगे, हमें यहाँ से आइडिया तो हो गया, अब हम यहाँ पर नंबर लाइन को जो है ड्रॉ कर लेते हैं। उसके लिए आपको पता है हमें इस तरीके से एक स्ट्रेट हॉरिजॉन्टल लाइन बनानी पड़ेगी। अब मैं यहाँ पर आपको ये वाली फॉर्म रिप्रेजेंट करके दिखा रहा हूँ, क्योंकि इन पार्ट्स में हमारे पास बहुत सारी फ्रैक्शंस आने वाली हैं, तो हम इन फ्रैक्शंस को रिप्रेजेंट बड़ी आसानी से कर सकते हैं। आपको मैंने ये वाली भी करना सिखाई हुई है पिछले पार्ट्स में, आप दोनों मेथड में से कोई भी फॉलो कर लें, आपका मेथड बिल्कुल ठीक है और सोल्यूशन बिल्कुल ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पे 16/11 है, तो आप पहले आपको वो वैल्यूज चाहिए जो 16/11 से क्या है, ग्रेटर है। तो आप कहीं पे भी ये वैल्यू लिख लें, सबसे आसान काम है, आप कहीं पे भी ये वैल्यू लिख लें। तो आप यहाँ पे लिख लें 16/11, ठीक है, मैंने लिख लिया। बस याद रखिएगा कि जब भी नंबर लाइन पे कोई वैल्यू लिखते हैं, राइट साइड पे वैल्यूज इंक्रीज करेंगी, लेफ्ट साइड पे वैल्यूज डिक्रीज करेंगी। तो अगर हमने राइट साइड पे लिखनी है तो बड़ी वैल्यूज हमें लिखनी पड़ेंगी। तो अब आपने यहाँ पे कोई स्पेस छोड़नी है, अब आपकी मर्जी है, आप चाहे 1 सेंटीमीटर की स्पेस छोड़ लें, इससे कम ज़्यादा की छोड़ लें, लेकिन आपकी अपनी मर्जी है। मैं यहाँ पे बॉक्स के लिहाज से लिख रहा हूँ, तो 1 2 3 4 5, मैं 5 स्मॉल बॉक्स के बाद यहाँ पर चीज़ों को मैंशन करूँगा। तो देखिए मैं यहाँ पे लिखूँगा 16 के आगे क्या आता है, 17/11, उसके आगे 1 2 3 4 5, फिर क्या आएगा 18/11, फिर दोबारा 1 2 3 4 5, यहाँ पे कितना आएगा 19/11, ठीक है। अब कुछ वैल्यूज पीछे भी लिख लेता हूँ, 1 2 3 4 5, ये होता है 15, 16 से पहले क्या आएगा 15/11, क्योंकि डिनोमिनेटर सेम है, बस ऊपर से वैल्यूज इंक्रीज डिक्रीज करनी है। 1 2 3 4 5, यहाँ पे कितना हो जाएगा 14/11। इस तरह आप बहुत सारी वैल्यूज लिख सकते हैं। अब आपकी वैल्यू क्या है, वो है 16/11, तो 16/11 यहाँ पर लिखी हुई है, इसके ऊपर आप एक सर्कल लगाएंगे इस तरीके से। मैंने आपको बताया हुआ है जब भी ग्रेटर देन लेस देन का सिंबल होगा, हम इस सर्कल को शेड नहीं करेंगे, इसे कलर नहीं करेंगे, तो हम इसको शेड नहीं कर रहे। अब कौन सी वैल्यू चाहिए जो 16/11 से ग्रेटर हो, तो ग्रेटर वैल्यूज राइट साइड पर एग्जिस्ट करती हैं, आपने राइट साइड पर एरो हेड लगा देना है और इस पर अपना सोल्यूशन लिख देना, P इज ग्रेटर देन 16/11। तो ये हमारा आंसर हो गया, रिप्रेजेंट कर लिया हमने नंबर लाइन के ऊपर इसको। तो याद रखिएगा इनके दरमियान स्पेस
स्पेस एक जैसी होनी चाहिए। आप यूँ भी कर सकते थे कि 1 और 2 लिखते, 1 और 2 के दरमियान 11 पार्ट्स बनाते, 11 हिस्से करते और उसमें से जो 5th पार्ट होता उधर ये चीज़ पूरी की पूरी लिख देते। वो मेथड भी बिल्कुल ठीक है, दोनों से आप फॉलो कर सकते हैं। ये ज़रा और आसान रहेगा, तो मैं ये भी बता रहा हूँ, पिछले में मैंने वो वाले भी कवर किए हैं। तो ये हमारा ए पार्ट हो गया। अब चलते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ। तो अब हम स्टार्ट कर लेते हैं पार्ट नंबर बी को। तो पार्ट नंबर बी में लिखा हुआ है 10q प्लस 9 और ये कंप्लीट एक्सप्रेशन डिवाइड हो रही है किससे, 2 से। आगे लिखा हुआ है लेस देन और इक्वल टू और यहाँ पे मेंशन्ड है 3/8। तो ये भी ए पार्ट की तरह है। आप देखिए दोनों साइड्स पर आपको फ्रैक्शन मेंशन नजर आ रही है। तो फ्रैक्शन के केस में जो डिनोमिनेटर है आपने इनका एलसीएम निकालना है। तो इधर डिनोमिनेटर 2 है और दूसरी तरफ डिनोमिनेटर जो है फ्रैक्शन का वो 8 है। तो देखिए 2 और 8 का कॉमन फैक्टर 1 के अलावा भी होता है, यानी 2 भी एक ऐसा नंबर है जो इन दोनों को कंप्लीटली डिवाइड करता है, 1 भी है। तो अगर किसी दो नंबर्स का कॉमन फैक्टर 1 के अलावा भी हो तो आप उनको मल्टीप्लाई करके एलसीएम नहीं निकाल सकते, आपको बाकी अप्रोच के जरिए ही एलसीएम निकालना होगा। तो हम यहाँ पर लैडर मेथड के जरिए एलसीएम निकाल रहे हैं, आपको ये आता भी है। हमने एक ऐसा प्राइम नंबर यहाँ पे ढूंढना है जो कि इन दोनों को डिवाइड करता हो या कम से कम एक को तो करता ही करता हो। तो पहले हमेशा दोनों वाला केस हम जज करते हैं। तो यहाँ पे 2 और 8 को कंप्लीटली डिवाइड करने वाला नंबर 2 है, क्योंकि 2 1 टाइम्स 2 होता है और 2 4 टाइम्स क्या होता है, 8 होता है। ठीक है, अब यहाँ पे 4 को भी आप फर्दर कर सकते हैं। तो 2 2 टाइम्स 4, 1 वैसे ही लिख लें, 1 को हम वैसे नोट डाउन करते हैं और 2 1 टाइम्स 2 और यहाँ पे भी ये 1 वैसे का वैसे ही। तो जब नीचे 1 1 आ जाए, आपको पता है इन नंबर्स को मल्टीप्लाई करते हैं, एलसीएम आ जाता है। तो एलसीएम हमारे पास आ जाएगा 2 मल्टीप्लाई बाय 2 4, 4 मल्टीप्लाई बाय 2 8। तो एलसीएम कितना आ गया, 8। तो मैंने आपको बताया जो एलसीएम आएगा आपने उसको मल्टीप्लाई करवा देना है इनइक्वालिटी के दोनों तरफ हर टर्म के साथ। तो हम यहाँ पर 8 को मल्टीप्लाई करवाएंगे पहले 10q प्लस 9 डिवाइडेड बाई 2 के साथ भी, और हम इसी 8 को मल्टीप्लाई करवाएंगे यहाँ पर 3/8 के साथ भी। इससे फ़ायदा क्या होगा, 2 1 टाइम्स 2 2 4 टाइम्स 8 हो जाएगा, यहाँ पे 4 आ जाएगा। आगे मल्टीप्लाई का सिंबल है और उसके आगे 10q प्लस 9 लिखा हुआ है। तो जब भी कोई कांस्टेंट इस तरह मल्टीप्लाई हो रहा होता है कंप्लीट एक्सप्रेशन से, आप राउंड ब्रैकेट्स का यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे राउंड ब्रैकेट्स में हम लिखेंगे 10q प्लस 9 ब्रैकेट क्लोज, आगे लेस देन और इक्वल टू 8 8 से कैंसिल और यहाँ पे क्या आ जाएगा, जस्ट 3। अब आपको पता है राउंड ब्रैकेट से इनको हटाने के लिए जो कांस्टेंट बाहर लिखा हुआ है उसको अंदर मल्टीप्लाई करवाना पड़ेगा। तो जब भी राउंड ब्रैकेट हटाएंगे, बाहर लिखी हुई टर्म या बाहर लिखी हुई कांस्टेंट जो भी होगा वो अंदर मल्टीप्लाई होगा। तो यहाँ पे 4 को मल्टीप्लाई बाय 10 करना पड़ेगा, जो कि हो जाएगा 40q, क्योंकि हम ब्रैकेट्स हटा देंगे, हम ब्रैकेट्स ओपन कर रहे हैं। अब पॉजिटिव 4 को पॉजिटिव 9 से करेंगे तो प्लस प्लस तो प्लस ही रहेगा। 4 9 टाइम्स कितना हो जाएगा, 36, आगे लेस देन और इक्वल टू और यहाँ पर आ गया 3। अब हम इस 36 को रिमूव करेंगे, 36 यहाँ पर ऐड हो रहा है 40q में, जो टर्म ऐड हो रही होती है उसको रिमूव करने के लिए उसी सेम टर्म को दोनों तरफ सब्ट्रैक्ट किया जाता है। तो हमें यहाँ पर क्या करना है, 36 को रिमूव करने के लिए दोनों तरफ 36 को सब्ट्रैक्ट कर देना है। यहाँ पे भी सब्ट्रैक्ट कर देंगे और 3 में से भी हम 36 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो यहाँ पे प्लस माइनस माइनस यानी 36 माइनस 36 जीरो हो जाता है, कैंसिल आउट। यहाँ पे बच जाएगा 40q, आगे लेस देन और इक्वल टू, और ये प्लस है वो माइनस है, प्लस माइनस माइनस यानी माइनस करना है। 36 में 3 माइनस करें 33 आएगा, साइन बड़ी वैल्यू का यानी 36 का, उसके पीछे नेगेटिव है तो यहाँ पर नेगेटिव आ जाएगा। अब q के साथ अब देखिए कोफिशिएंट 40 मेंशन्ड है, 40 q के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, इसको भी रिमूव करना होगा। तो 40 को रिमूव करने के लिए दोनों तरफ 40 से ही डिवाइड कराना होगा। तो यहाँ पे भी 40 से आपको डिवाइड करवाना है, लेस देन इक्वल टू का सिंबल, और यहाँ को भी आपने 40 से क्या कर देना है, डिवाइड कर देना है। इससे ये इससे कैंसिल हो गया, यहाँ पे हो गया q लेस देन और इक्वल टू, और यहाँ पर हमारे पास क्या आ गया, -33/40। अब आपने देख लेना है कि इनमें कोई कैंसिलेशन तो नहीं होती, तो इनमें कोई कैंसिलेशन नहीं होती, इन दोनों नंबर्स का 1 के अलावा कोई कॉमन फैक्टर नहीं है। तो आपने इसको ऐसे ही लिख देना है -33/40। तो हमारा सोल्यूशन आ गया, वो q की वैल्यूज़ हमारा सोल्यूशन है जो -33/40 हैं या इससे कम हैं, क्योंकि लिखा हुआ है q लेस देन और इक्वल टू, यानी या तो ये वैल्यू है या इससे कम वैल्यूज़ हैं, वही हमारा क्या है, सोल्यूशन है। अब हम इसको नंबर लाइन के ऊपर रिप्रेजेंट कर देते हैं और यहाँ पे हम एक नंबर लाइन ड्रॉ करेंगे इस तरीके से। अब अगेन ये एक प्रॉपर फ्रैक्शन है, इसमें ऊपर वाली वैल्यू छोटी है, नीचे वाली वैल्यू बड़ी है, इसको आप मिक्स फॉर्म में नहीं बना सकते। और इसको अगर आप सॉल्व भी करेंगे डेसिमल फॉर्म में लाने के लिए तो ये 0 पॉइंट समथिंग बनती है। 0 पॉइंट समथिंग का मतलब ये वैल्यू कहीं 0 और 1 के दरमियान आएगी। आपको 0 और 1 के दरमियान 40 इक्वल पार्ट्स बनाने पड़ेंगे। अब क्योंकि ये बहुत सारे पार्ट्स बन जाएंगे तो इसलिए हम इसको इस तरीके से लिख लेंगे कि इन फ्रैक्शन से स्टार्ट कर लें इनके करीब करीब से, ताकि इनको नंबर लाइन के ऊपर प्रेजेंट करना आसान हो जाए। तो आप सबसे पहले ये लिखें -33/40 जो वैल्यू यहाँ पर मैंशन है। लेट्स से मैं यहाँ पे कहीं करके लिखता हूँ कि यहाँ पे कहीं मेरी वैल्यू है -33/40। बस एक चीज़ याद रखनी है जो मैंने आपको सिखाई है, जो वैल्यू भी लिखेंगे उसके राइट साइड पे वैल्यूज़ बढ़नी चाहिए और उसके लेफ्ट साइड के ऊपर वैल्यूज़ क्या होनी चाहिए, वो कम होनी चाहिए।
तो अब हम इसी मेथड के थ्रू यहाँ पर लिखेंगे। अब आपने स्पेस अपनी मर्जी की सिलेक्ट करनी है। मेरे पास यहाँ पे स्मॉल बॉक्स है, मैं इनके मुताबिक आपको समझा रहा हूँ। जैसे अगर मैं लेफ्ट साइड पे जाऊँगा तो वैल्यूज़ कम होंगी, और तो 1 2 3 4 5, तो यहाँ पे फिफ्थ बॉक्स पे मैं इनको लिख रहा हूँ, 5 बॉक्स छोड़ के लिख रहा हूँ। तो -33 के लेफ्ट साइड पे क्या आएगा, -34/40। ये वैल्यू और छोटी बन गई। आगे 1 2 3 4 5, यहाँ पे क्या होगा, वैल्यू और छोटी हो जाएगी, -35/40। फिर आगे 1 2 3 4 5, ये हो जाएगा -36/40। अब देखें वैल्यूज डिक्रीज हो रही हैं। 1 2 3 4 5, यहाँ पे क्या हो जाएगा, -37/40। इतनी वैल्यूज काफ़ी हैं। कुछ राइट साइड पे भी लिख लेते हैं, 1 2 3 4 5, तो यहाँ पे क्या आएगा, कहीं पे -32/40। यहाँ पे वैल्यूज इंक्रीज होंगी। देखिए ये वैल्यूज इंक्रीज होना शुरू हो गई। 1 2 3 4 5, यहाँ पे कहीं आएगा -31/40। तो ये बेसिकली वैल्यूज जो हैं 0 और 1 के दरमियान ही हम लिख रहे हैं। बस तरीक़ेकार ये है, क्योंकि सारी नहीं लिख सकते तो करीब करीब वाली लिख रहे हैं, क्योंकि 0 और 1 के दरमियान अगर 40 पार्ट्स करें तो बहुत सारी वैल्यूज़ बनती हैं। हम जस्ट उतनी ही लिख रहे हैं जो हमें चाहिए, ठीक है। तो अब आपने देखना है -33/40 आपके पास कहाँ पर आ रहा है। तो -33/40 फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर है, इसके ऊपर एक सर्कल लगा देंगे। आपको पता है जब भी लेस देन और इक्वल टू या ग्रेटर देन और इक्वल टू का सिंबल हो, हम इस सर्कल को शेड करते हैं। हम इसको शेड करेंगे। आपको वो वैल्यूज चाहिए जो ये वैल्यू या इससे कम है, इससे कम लेफ्ट साइड पर है, तो आप इधर लेफ्ट साइड पे एरो लगा देंगे और उस पर अपना सोल्यूशन लिख देंगे, Q लेस देन इक्वल टू -33/40। तो ये हमने, आप कह लें, इसको नंबर लाइन के ऊपर भी रिप्रेजेंट कर लिया। तो उम्मीद है ये वाला पार्ट भी समझ आ गया होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ। तो अब हम स्टार्ट कर लेते हैं पार्ट नंबर सी। तो पार्ट नंबर सी में लिखा हुआ है 3, आगे राउंड ब्रैकेट्स में मेंशन्ड है 9 - 2r, राउंड ब्रैकेट क्लोज। उसके नीचे लिखा हुआ है 4, आगे ग्रेटर देन और इक्वल टू, और एक फ्रैक्शन लिखी हुई है 2/5। अब आपने इस इनइक्वालिटी को सॉल्व करना है। इस इनइक्वालिटी में ये r अननोन है, इसकी वैल्यू को फाइंड आउट करना है। अब देखिए यहाँ पे भी आपके पास देखिए फ्रैक्शंस ही इन्वॉल्व हैं, लेकिन यहाँ पर राउंड ब्रैकेट्स के बाहर भी एक कांस्टेंट लिखा हुआ नजर आ रहा है। ऐसे सिनेरियो में आपने इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर लेना है ताकि चीज़ें आसान हो जाए। आपको पता है राउंड ब्रैकेट्स के बाहर इस तरह कांस्टेंट मेंशन हो, तो हम राउंड ब्रैकेट्स हटाकर बाहर वाले कांस्टेंट को अंदर लिखी हुई तमाम टर्म्स के साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं। इसी को हम ब्रैकेट्स हटाना भी कह सकते हैं। तो मैं यहाँ पे यही करूँगा, मैं ब्रैकेट्स रिमूव कर रहा हूँ, तो 3 को इनसाइड मल्टीप्लाई करूँगा। 3 9 टाइम्स कितना हो जाएगा, 27, माइनस का साइन, और 3 2 टाइम्स कितना हो जाएगा, 6, और उसके साथ r वैसे ही, नीचे आपके पास 4 वैसे ही, आगे ग्रेटर देन और इक्वल टू, यहाँ पे 2/5 वैसे का वैसे ही। अब हम इसको फर्दर वैसे ही करेंगे जिस तरह पिछले पार्ट्स करते आ रहे हैं। ये दो फ्रैक्शंस हैं, एक का डिनोमिनेटर 4 है, एक का डिनोमिनेटर 5 है, और आप जानते हैं 4 और 5 का कॉमन फैक्टर सिर्फ और सिर्फ 1 होता है। 1 ही ऐसा नंबर है जो 4 और 5 को कंप्लीटली डिवाइड करता है और कोई नंबर नहीं है। इसका मतलब जस्ट इनको मल्टीप्लाई करके हमें एलसीएम मिल जाएगा। तो एलसीएम हमारा हो जाएगा 4 5 टाइम्स 20। तो आपको मैंने बताया हुआ कि जो एलसीएम आपके पास आता है, आपने उस एलसीएम को दोनों तरफ हर टर्म के साथ मल्टीप्लाई करना होता है। तो हम 20 को यहाँ पर मल्टीप्लाई कर देंगे 27 - 6r/4 के साथ भी, और हम इसी सेम 20 को मल्टीप्लाई कर देंगे 2/5 के साथ भी। अब इससे क्या होगा, यहाँ पर 4 1 टाइम्स 4 होता है और 4 5 टाइम्स 20 होता है। तो 5 आगे इस पूरी एक्सप्रेशन से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो हमें राउंड ब्रैकेट्स यूज़ करनी पड़ेगी। 5 आगे राउंड ब्रैकेट्स में लिखेंगे 27 - 6r, ब्रैकेट क्लोज, यहाँ पे ग्रेटर देन इक्वल टू 5 1 टाइम्स 5, 5 4 टाइम्स 20, 4 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 4 2 टाइम्स कितना हो जाएगा, 8। अब यहाँ पे भी राउंड ब्रैकेट्स हैं, बाहर एक कांस्टेंट मेंशन्ड है 5, जो कि इस पूरी राउंड ब्रैकेट से मल्टीप्लाई हो रहा है। तो यहाँ पे ब्रैकेट्स हटाएंगे, जिसके लिए 5 को इनसाइड मल्टीप्लाई करवाना पड़ेगा। तो 5 को सबसे पहले आपको 27 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 5 मल्टीप्लाई बाय 27 करेंगे तो आ जाएगा 135। आगे ये प्लस है और वो माइनस है, प्लस माइनस माइनस होता है तो माइनस ही लिखेंगे। 5 को 6r से करेंगे तो 5 6 टाइम्स कितना हो जाएगा, 30, और साथ r वैसे का वैसे ही, यहाँ पे ग्रेटर देन और इक्वल टू, और 8 7 वैसे का वैसे ही आ जाएगा। अब देखें इस पूरी एक्सप्रेशन को आप इस फॉर्म में लिख सकते हैं कि जो वेरिएबल वाली टर्म है इसको पहले लिख लें। ये 30r है, इसके पीछे माइनस है, तो आप लिखें -30r, साइन के साथ लिखना होता है। ये 135 के पीछे कोई टर्म नहीं है, आप यहाँ पे लिखेंगे प्लस, कोई टर्म नहीं का मतलब है कोई साइन नहीं है, सॉरी 135 के पीछे कोई साइन नहीं है तो प्लस, तो आप लिखेंगे प्लस 135, आगे ग्रेटर देन और इक्वल टू 8। आप ये स्टेप ना भी करें तो भी ठीक है, ये जस्ट समझाने में आसानी के लिए मैं इसको ऐसे लिखता हूँ। अब यहाँ पे देखिए हम 135 को रिमूव कर सकते हैं, 135 ऐड हो रहा है, तो जो टर्म ऐड हो रही हो उसको रिमूव करने के लिए उसी सेम टर्म को दोनों साइड्स पे सब्ट्रैक्ट करवाया जाता है। तो -30r प्लस 135 में से भी 135 को सब्ट्रैक्ट करेंगे, आगे ग्रेटर देन और इक्वल टू, और 8 में से भी हम 135 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो 135 - 135 0 हो जाएगा, यानी कट गया। यहाँ पे सिर्फ बचा -30r
ग्रेटर देन और इक्वल टू, ये +8 है वो माइनस है, -135 है, प्लस माइनस माइनस होता है, यानी 135 में से आपको 8 को माइनस करना पड़ेगा। 135 माइनस 8 करें तो आता है 127 और साथ साइन बड़ी वैल्यू का जो कि 135 है, तो यहाँ पे आ जाएगा माइनस। अब देखें आर के साथ -30 बचा है जो कि इससे मल्टीप्लाई हो रहा है, -30 तो मल्टीप्लाई हो रहा है, तो इसको रिमूव करने के लिए दोनों तरफ -30 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो -30 आर को भी -30 से डिवाइड कर देंगे, इधर -127 को भी -30 से डिवाइड करेंगे। और आपको बताया हुआ है जब भी हम दोनों तरफ इनइक्वालिटी के किसी नेगेटिव नंबर से डिवाइड करते हैं तो इनइक्वालिटी के सिंबल को बदल देते हैं। यहाँ पे ये -30 आर ग्रेटर देन और इक्वल टू था, अब ये हो जाएगा लेस देन और इक्वल टू, ये बात आपने याद रखनी है। तो यहाँ पे -30 कट गया, यहाँ पे आर आ गया, आगे लेस देन इक्वल टू, माइनस माइनस से कट गया। अब आपने ये देखना है कि 127 डिवाइडेड बाय 30 में कोई कैंसिलेशन होती है, तो ऐसा कोई भी नंबर नहीं है 1 के अलावा जो 127 और 30 को कंप्लीटली डिवाइड कर दे। इसका मतलब आप इसको जस्ट यहाँ तक ही लिखेंगे, ये आपका सोल्यूशन हो गया। आर इज़ लेस देन और इक्वल टू 127/30। आप इसको मिक्स फॉर्म में लिख सकते हैं क्योंकि ये एक इम्प्रॉपर आपके पास फ्रैक्शन है, तो इसकी मिक्स फॉर्म क्या होगी वो आपको बनानी आती है। आप डिनोमिनेटर वैसे ही लिखेंगे 30। अब 30 को किस नंबर से मल्टीप्लाई किया जाए कि 127 के पास आ जाए, वो होता है 4। 34 टाइम्स होता है 120। 120 में क्या प्लस करें कि 127 बन जाए, वो होता है ज़ाहिर बात है 7। तो ये आपके पास आ गया 7। आप इस फॉर्म में देखें तो आपको आइडिया हो रहा है कि होल पार्ट 4 है और आगे फ्रैक्शनल पार्ट ये लिखा हुआ है 7/30, जिसका मतलब कुछ वैल्यू डेसिमल में है, तो ये 4 पॉइंट समथिंग बनता है। यानी ये नंबर 4 और 5 के कहीं दरमियान में उस रेंज के अंदर अंदर कहीं लाई करता है। तो इससे आपको ये पता चलती है। आप इस नंबर को नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट कर लें तो भी आपका सोल्यूशन ठीक होगा, आप इस नंबर को रिप्रेजेंट कर लें तो भी सोल्यूशन ठीक होगा। अब यहाँ पर हम इन वैल्यूज़ को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, उसकी रीज़न ये है कि जो फ्रैक्शन है इनके डिनोमिनेटर्स के मुताबिक हमें मैनेज करना होता है। डिनोमिनेटर में 30 लिखा हुआ है, इसका मतलब है आपको 30 पार्ट्स बनाने पड़ेंगे। 30 पार्ट्स कहाँ पे बनाने पड़ेंगे, जहाँ पे ये वैल्यू लाई करती है। वैल्यू कहाँ पे लाई करती है, 4 और 5 के दरमियान। तो 4 और 5 के दरमियान 30 पार्ट्स हमें बनाने पड़ेंगे, जो कि थोड़े मुश्किल हो जाते हैं। इसलिए हम इसी फ्रैक्शन को यूज़ करके इसकी सिर्फ करीब करीब वाली वैल्यूज़ रिप्रेजेंट कर देते हैं ताकि हमारे लिए आसानी हो जाए। इसके अलावा मैंने आपको ये पार्ट्स बनाना पिछले पार्ट्स में पिछले क्वेश्चन में कंप्लीटली समझाया हुआ भी, आप वहाँ से देख भी सकते हैं। तो अब हम यहाँ पर इस तरीके से ये हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे। अब इस पर हम मार्किंग करते हैं, तो हमारे पास है 127/30। आप ये वाली वैल्यू ही ले लें। लेट्स से मैं कहता हूँ कि यहाँ पे कहीं करके होगा वैल्यू ये 127/30। अब बस इस चीज़ को ख्याल रखना है, इस वैल्यू के राइट साइड पे वैल्यूज़ इंक्रीज़ करनी चाहिए, इस वैल्यू के लेफ्ट साइड पे वैल्यूज़ डिक्रीज़ करनी चाहिए। अब आपने स्पेस अपने मुताबिक सेलेक्ट करनी है, आपके पास रूलर होगा। मैं यहाँ पे स्मॉल बॉक्स के मुताबिक बता रहा हूँ। तो 1 2 3 4 5 मैं 5 स्मॉल बॉक्स छोड़ के लिख रहा हूँ। तो 127 के राइट पे वैल्यू आएगी बड़ी से, वो हो जाएगी 128/30। फिर आगे 1 2 3 4 5 यहाँ पे कितनी आ जाएगी 129/30। इतनी वैल्यू काफ़ी है, 3 3 4 4 वैल्यूज़ हों बहुत ज़्यादा है। तो आगे अब लेफ्ट साइड पे लिखूंगा तो वैल्यूज़ डिक्रीज़ करनी चाहिए। तो 1 2 3 4 5 तो यहाँ पे आ जाएगा 126/30। फिर 1 2 3 4 5 तो यहाँ पे आ जाएगा 125/30। और फिर 1 2 3 4 5 तो यहाँ पे आ जाएगा 124/30। और एक और लिख लेते हैं, तो 1 2 3 4 5 तो यहाँ पे आ जाएगा 123/30। क्योंकि इनके डिनोमिनेटर सेम है तो हम इनको इस ऑर्डर में आराम से लिख सकते हैं। अब आपकी वैल्यू कौन सी है 127/30, वो यहाँ पे लिखी हुई है, इसके ऊपर सर्कल बना दे। ये लेस देन और इक्वल टू का सिंबल हो या ग्रेटर देन और इक्वल टू का सिंबल हो, हम इसको शेड भी करते हैं, कलर भी करते हैं। अब आपको कौन सी वैल्यू चाहिए थी, आर इज लेस देन और इक्वल टू, यानी वो वैल्यूज़ जो ये हो या इससे लेस हो। इससे लेस वैल्यूज़ लेफ्ट साइड पे हैं तो आप लेफ्ट साइड पे एरो हेड लगा देंगे और उस पर अपना सोल्यूशन लिख देंगे, आर इज़ लेस देन और इक्वल टू 127/30। आप इसको मिक्स फॉर्म में भी ऊपर लिख देंगे तो भी ठीक है, मिक्स फॉर्म के मुताबिक फाइंड आउट कर लेंगे तो भी ठीक है। तो ये हो गया हमारे पास ये वाला पार्ट। अब चलते हैं हम इसके नेक्स्ट पार्ट की तरफ। तो अब हम इसका करते हैं पार्ट नंबर डी। तो पार्ट नंबर डी में हमारे पास लिखा हुआ है 5 जो कि आगे मल्टीप्लाई हो रहा है इस राउंड ब्रैकेट से, जिसमें मेंशन्ड है 5s -5s -1 ब्रैकेट क्लोज, और उसके आगे नीचे देख सकते हैं आप 6 लिखा हुआ है, आगे है ग्रेटर देन और उसके आगे एक फ्रैक्शन है -9/5। तो ये पार्ट भी पार्ट नंबर सी की तरह है। आप देख सकते हैं यहाँ पे राउंड ब्रैकेट्स के बाहर एक कांस्टेंट मेंशन्ड है। हम पहले इस राउंड ब्रैकेट्स को यहाँ से खत्म कर लेंगे, थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेंगे ताकि चीज़ों को हैंडल करना और भी आसान हो जाए। तो राउंड ब्रैकेट्स को हटाने के लिए मैंने आपको बता दिया कि जो बाहर कांस्टेंट लिखा होता है, जो भी बाहर चीज़ लिखी होती है उसको अंदर लिखी हुई तमाम टर्म्स के साथ मल्टीप्लाई करा दिया जाता है। तो यहाँ पे 5 है, इसको आप इस -5s से भी मल्टीप्लाई करवा दें और इस 5 को -1 से भी मल्टीप्लाई करवा दें और ब्रैकेट हटा दें।
हैं। तो यही करने जा रहे हैं। तो 5 को नेगेटिव 5 से करेंगे, ये प्लस है, ये माइनस है, प्लस माइनस माइनस होता है। 5 टाइम्स कितना हो जाएगा 25s। आगे प्लस 5 को नेगेटिव 1 से करेंगे, प्लस माइनस माइनस 5 1 टाइम्स कितना हो जाएगा 5। आगे इस तरीके की एक लाइन लगाएंगे, नीचे 6 है और वो वैसे का वैसा ही। आगे ग्रेटर देन का सिंबल, इधर है -9/5, ये वैसे का वैसे ही लिख देंगे। अब यहाँ पे भी एक फ्रैक्शन है, ये भी एक फ्रैक्शन है, इनके डिनोमिनेटर्स का हम एलसीएम निकालेंगे। इधर डिनोमिनेटर 6 है, इधर डिनोमिनेटर 5 है, यानी आपको 5 और 6 का एलसीएम निकालना है। अब 5 और 6 ऐसे नंबर हैं कि इनका कॉमन फैक्टर सिर्फ और सिर्फ 1 होता है। तो यहाँ पे हम वो रूल यूज़ कर सकते हैं कि अगर किसी दो नंबर्स का कॉमन फैक्टर सिर्फ 1 हो, सिर्फ वहीं पर हम इन दो नंबर्स को मल्टीप्लाई करके डायरेक्ट एलसीएम बता सकते हैं। तो 5 और 6 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 5 मल्टीप्लाई बाय 6 तो वो होता है 30। तो इन दोनों का एलसीएम कितना होगा 30। तो यहाँ पे जो एलसीएम आता है उससे दोनों तरफ मल्टीप्लाई करना होता है। तो एलसीएम 30 आया है, तो 30 को मल्टीप्लाई करेंगे इस कंप्लीट फ्रैक्शन के साथ भी, जो कि है -25s -5/6, और इसी 30 को मल्टीप्लाई करेंगे -9/5 के साथ भी। दोनों तरफ कर दिया। यहाँ पे 6 1 टाइम्स 6 होता है, 6 5 टाइम्स 30 होता है, यहाँ पे आ गया 5। आगे एक्सप्रेशन लिखी हुई है, 5 इससे मल्टीप्लाई हो रहा है, तो इस तरह के सिनेरियोज में राउंड ब्रैकेट यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे राउंड ब्रैकेट में लिखेंगे -25s -5 ब्रैकेट क्लोज, आगे ग्रेटर देन 5 1 टाइम्स, यहाँ पे 5 6 टाइम्स होता है 30, और 6 को -9 से मल्टीप्लाई करना है। ये पॉजिटिव नंबर है, पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव होता है। 6 9 टाइम्स कितना हो जाएगा 54। यहाँ तक कर लिया। अब यहाँ पे फिर से राउंड ब्रैकेट्स आ गई, उसके बाद फिर से कांस्टेंट मेंशन्ड है। आप इस कांस्टेंट को अंदर मल्टीप्लाई करा दें ताकि हम राउंड ब्रैकेट्स को यहाँ से रिमूव कर सकें। तो आप 5 को पहले -25 से मल्टीप्लाई कराएंगे, प्लस माइनस माइनस होता है, 5 25 टाइम्स होता है 125, आगे एस वैसे ही, प्लस माइनस माइनस 5 टाइम्स 25, और यहाँ पे ग्रेटर देन का सिंबल और साथ -54 वैसे का वैसे ही। अब यहाँ पे 25 को पहले रिमूव करेंगे जो कि सब्ट्रैक्ट हो रहा है इस -125 से। तो जो टर्म सब्ट्रैक्ट हो रही हो तो उस टर्म को रिमूव करने के लिए दोनों तरफ उसी टर्म को ऐड किया जाता है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे -125s -25, इधर भी 25 ऐड कर दें, ये मैंने ऐड कर दिया, और दूसरे साइड्स पर भी जो कि -54 लिखा हुआ है जहाँ पर, उसमें भी 25 ऐड कर दें, मैंने कर दिया। ये प्लस माइनस माइनस होता है, 25 - 25 0 होता है, यानी ये तो कट गया। तो यहाँ पे जस्ट बच गया -125s ग्रेटर देन, यहाँ पे प्लस माइनस माइनस यानी माइनस करना है। तो 54 में से 25 माइनस करें तो आपके पास आता है 29, और साइन बड़ी वैल्यू का, 54 बड़ी वैल्यू है, इसके पीछे माइनस है, तो आप भी माइनस का यहाँ पर साइन लगा देंगे। अब यहाँ पर आप क्या करेंगे, s के साथ जस्ट -125 बचा है जो कि इसका कोफिशिएंट है, इसको रिमूव करना है। ये मल्टीप्लाई हो रहा है, इसको रिमूव करने के लिए दोनों तरफ इसी टर्म से डिवाइड करना होगा, 125 से एक तरह का डिवाइड करना होगा। तो आप यहाँ पे लिखेंगे -125s डिवाइडेड बाय -125, आगे इधर -29 डिवाइडेड बाय -125, दोनों तरफ -125 से डिवाइड कर दिया। जब भी हम दोनों तरफ किसी सेम नेगेटिव नंबर से डिवाइड करते हैं, आपको पता है इनइक्वालिटी का सिंबल बदल जाता है। ये था ग्रेटर देन, तो अब ये हो जाएगा लेस देन। इधर ये इससे कैंसिल आउट, यहाँ बच जाएगा s, आगे लेस देन, नेगेटिव नेगेटिव से कैंसिल आउट, तो यहाँ पर आपके पास आ गया 29/125। अब 29/125 एक आपके पास प्रॉपर फ्रैक्शन है, इसमें कोई कैंसिलेशन भी नहीं होती क्योंकि ऊपर वाला नंबर छोटा है नीचे वाले नंबर से। तो इसको अब हमने नंबर लाइन के ऊपर रिप्रेजेंट करना है। अब जाहिर बात है इधर डिनोमिनेटर में 125 आ रहा है, 125 जितने पार्ट्स तो नहीं बना सकते, तो इसलिए हम क्या करेंगे, जस्ट इसके क्लोजेस्ट वैल्यूज़ को लिहाज से इसको यहाँ पर रिप्रेजेंट कर देंगे। तो आप इस वैल्यू को पहले लिखें। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे इसको लिख देता हूँ कि 29/125 कहीं यहाँ पर करके आएगा 29/125। आप कहीं से भी स्टार्ट कर सकते हैं, बस स्पेसिंग आपने एक जैसी रखनी है हर दो मार्किंग के दरमियान। ये आपको मैं इस सारी एक्सरसाइज में बताता आ रहा हूँ। अब इस वैल्यू के राइट पे वैल्यूज इंक्रीज करेंगी, इसके लेफ्ट पे डिक्रीज करेंगी। तो अगर मैं इसके लेफ्ट वाली पहले लिखूँ तो मैं 5 स्मॉल बॉक्स छोड़ रहा हूँ, 1 2 3 4 5। आप अपनी मर्जी के मुताबिक रूलर से कोई स्पेस सेलेक्ट कर सकते हैं, वही आपने छोड़नी है यहाँ पर। तो 29 से पहले क्या हो जाएगी 28/125, वैल्यूज देखें डिक्रीज हो रही हैं, 1 2 3 4 5, यहाँ पे कहीं हो जाएगा 27/125, फिर 1 2 3 4 5, तो यहाँ पे हो जाएगा 26/125, फिर हो जाएगा 1 2 3 4 5, तो यहाँ पे हो जाएगा 25/125। तो ये इतनी वैल्यूज़ काफ़ी हैं। राइट साइड पे वैल्यूज़ इंक्रीज़ करनी चाहिए, तो 1 2 3 4 5, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारे पास 1 2 3 4 5, ये हो जाएगा 30/125। देखिए वैल्यूज इंक्रीज कर रही हैं, 1 2 3 4 5, यहाँ पे हो जाएगा
31/125, इतनी वैल्यू काफ़ी है। ये हर पर्सन नंबर लाइन को डिफरेंट वे से बना सकता है, इसमें ये ज़रूरी नहीं है कि सबकी नंबर लाइन मैच करें। बस जो चीज़ें आपको समझाई हैं कि इनके दरमियान स्पेस एक जैसी होनी चाहिए, ये नीट एंड क्लीन होनी चाहिए, इन्हीं चीज़ों का अपना ख्याल रखना है। अब आप वैल्यू ढूंढ रहे हैं, आपकी वैल्यू क्या है 29/125, वो यहाँ पर है, इसके ऊपर सर्कल लगा दें। लेस देन या ग्रेटर देन का सिंबल हो तो हम इसको शेड नहीं करते, इसका मतलब इस वैल्यू को शामिल नहीं कर रहे। कौन सी वैल्यू चाहिए आपको, एस लेस देन, इस वैल्यू से लेस, इससे लेस वैल्यूज लेफ्ट साइड पर हैं तो आप लेफ्ट साइड पे एरो हेड लगा दें और इस पर लिख दें एस लेस देन 29/125। तो ये आपने इसको भी नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट कर लिया। तो इस तरीके से हमने इनको रिप्रेजेंट करके दिखाना था। तो उम्मीद है आपको तमाम पार्ट समझ आए होंगे। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे बाकी सॉल्यूशंस के साथ।